करारदादें अगर हुकूमतों को पहुँचा सकती तो नवाज शरीफ साहब ने भी एक करारदाद 99 में और उसके बाद पास कराई थी और फिर उनकी छुट्टी हो गई, गवर्नमेंट उनकी चली गई थी। कल मीटिंग होने वाली डीसीसी की जी, वो बहुत अहमियत की हामिल है। जी वेलकम बैक नाज़रीन। राना कैसर साहब से हम गुफ्तगू कर रहे थे। जी राना साहब, आप ये डीसीसी की मीटिंग के हवाले से बात कर रहे थे। हाँ, मैं ये कह रहा था कि अभी आरा साहब ने जिक्र किया कि ट्रॉयका की मीटिंग का जो ऑप्शन है क्या वो हो सकती है और ये मामला तय पाए। तो आरा साहब उसमें ये है कि कल अब जैसे आज एक रेजोल्यूशन आया है और प्राइम मिनिस्टर ने भी एक बात की है, बड़ा खुल के कहा कि हमें किसी से खतरा नहीं है, आप हमें फौज से ना बचाएं, आप जमहूरियत के लिए इस रेजोल्यूशन को सपोर्ट करें, आप पार्लियामेंट को सपोर्ट करें। तो कल डिफेंस कमेटी ऑफ द कैबिनेट की मीटिंग हो जाती है, उसमें क्या चीज़ें किस तरीके से सामने आएंगी, जाहिर है सामने आमने सामने बैठेंगे तो गिले शिकवे भी होंगे और वो बताया भी जाएगा कि क्या एग्जैक्ट सिचुएशन है। और मेरा ख्याल है उसमें शायद उसमें आ जाके की चीज़ें क्लियर होंगी और उसमें अगर सॉफन हो जाती है पोजीशन दोनों तरफ से तो फिर पॉसिबल है कि एक ट्रॉयका की मीटिंग हो जिसमें प्रेसिडेंट साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब और जनरल कियानी साहब आपस में बैठ के इन चीज़ों को तय करें कि हमें कैसे चलना है आगे। राना साहब, ये वज़ीर आज़म साहब के जो हालिया बयान है उससे लगता था कि थोड़े से बुंतराए हुए हैं, जो दबाव है उसकी वजह से, लेकिन आज आपको वो पुरएतमाद लगे अपनी मीटिंग में जो अपनी तकरीर में जो उन्होंने नेशनल असेंबली में की है? जी हाँ, उसमें पूरे तमादी उनकी यहाँ तक है कि उन्होंने एक चीज तो क्लियर कर दी है कि गवर्नमेंट और प्राइम मिनिस्टर जो है इज नॉट अफ्रेड ऑफ एनी अटैक ऑन द गवर्नमेंट। वो तो उन्होंने बड़ा कहा कि हमें किसी से खतरा नहीं है, हम सिर्फ चाहते हैं कि जमहूरियत को खतरा ना हो और पार्लियामेंट को खतरा ना हो। एक लिहाज से तो वो तैयारी उसमें नजर आती है कि अगर हमारे खिलाफ कोई एक्शन होता है तो वी आर रेडी टू फेस इट एंड वी आर रेडी टू गो टू द पीपल। ये तो उन्होंने बड़ा क्लियरली कहा है। उन्होंने तो ये भी कहा कि हम शहीद नहीं बनना चाहते, क्यों हमें शहीद बनाना चाहते हैं आप? एग्जैक्टली, लेकिन ये थोड़ा सा मेरा ख्याल है कि वो ओवर स्ट्रेच कर जाते हैं चीजों को। इस वक्त की जो सूरत हाल है, जो एनालिस्ट इन चीजों को ऑब्जर्व कर रहे हैं इस्लामाबाद में, वो यही देखा जा रहा है कि अगर इलेक्शन होते हैं तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इलेक्शन में क्या लेके जाएगी अवाम के पास कि हमने अवाम के लिए क्या किया है। अगर आप ये कहेंगे कि हमने NFC अवार्ड दे दिया, अगर आप ये कहें हमने हकूक बलोचिस्तान कर दिए, हमने बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम ले आए हैं, 18th अमेंडमेंट ले आए, तो सर उसमें ये है कि अवाम जो इस वक्त सड़क पे है वो कहती है इसका मेरे साथ क्या ताल्लुक है। आपने हेल्थ पे, एजुकेशन पे, रिलीफ, कॉमन मैन, गैस, बिजली, बहुत सारे मसाइल हैं। तो जो एनालिस्ट और जो ऑब्जर्वर्स हैं और उनका तजिया तो ये बिल्कुल एक लिहाज से ठीक बनता है कि हुकूमत को इलेक्शन में जाने के लिए कुछ तो करना है जो इनके पास नहीं है। तो शायद ये जो कन्फ्रंटेशन की सूरत हाल थी ये एक डेलिबरेट अटेम्प्ट है कि हमें किसी तरीके से निकाला जाए और हम फिर इलेक्शन में एक अपना इशू लेकर चले जाए। लेकिन आज तो बहुत लाउड एंड क्लियर थे कि हम शहीद बनने नहीं आए और ना हमें इसका वो इशू है। परसेप्शन को काउंटर करने के लिए उन्होंने ये बात की है। राजा साहब ये बताएं, ऑपोजिशन रिसेप्टिव थी प्राइम मिनिस्टर के इस मैसेज को कि कहीं स्टेज तो नहीं सेट किया जा रहा कि हमें निकाला जाए और अगर हमें निकाला गया तो कोई और आएगा, ये भी नहीं आएंगे? ऑपोजिशन ने कैसे इसको रिसीव किया इस चीज को? मेरा ख्याल है कि अपोजिशन को भी इस चीज से अंदाजा है कि इस वक्त पाकिस्तान के जो हालात हैं, जिस तरफ ये गिलानी साहब इशारा कर रहे थे कि अगर हमें निकाला गया तो आप भी नहीं आएंगे, तो मेरा नहीं ख्याल है कि इस वक्त कोई बूट्स ऑन ग्राउंड आ जाएंगे और वो आके सारा टेक ओवर कर लेंगे और एक फासला लग जाएगा। इस वक्त की जो पाकिस्तान की ग्राउंड रियलिटीज जो सिचुएशन वॉर ऑन टेरर के हवाले से है, उसमें मैं नहीं समझता कि फौज ये अफोर्ड कर सकती है कि वो डायरेक्ट गवर्नेंस में आ जाए। राना साहब, लेकिन ये तो इम्कान है ना कि जो लोग अचकन सिलवा के बैठे हुए हैं और गवर्नमेंट ऑफ टेक्नोक्रेट्स की बात कर रहे हैं, ऐसी हुकूमत आ जाए। मेरा ख्याल है नवाज शरीफ तो ऐसी हुकूमत को सपोर्ट नहीं करेंगे, डेफिनेटली नहीं करेगा। लेकिन उसमें आरा साहब शायद ये भी हमें एनालिसिस करना चाहिए कि क्या नवाज शरीफ साहब खुद चाहते हैं कि वो इस वक्त हुकूमत में आ जाए? इस वक्त के जो हालात हैं, क्या वो ओवरनाइट वो सारी तब्दीली ला सकते हैं? क्या वो जिस चीज के खिलाफ बात कर रहे हैं कि ड्रोन अटैक्स नहीं रोक रहे, क्या वो ड्रोन अटैक्स को रुकवा सकते हैं? क्या वो लोगों को बिजली दे सकते हैं? क्या वो लोगों को गैस दे सकते हैं? क्या लोगों के मसाइल हल कर सकते हैं? तो उनको भी अंदाजा कि अगर वो फर्ज कर लीजिए कि वो इलेक्शन के बाद उनकी हुकूमत बन जाती है तो इट वोंट बी अ मैटर ऑफ मोर देन 2 months के लोग उनके खिलाफ हो जाएंगे। ये हालात तो इस नहज पे पहुंचे हुए, मैंने तो ये कहूंगा कि लोग भी हो जाएंगे और फौज से भी तालमेल जो है, आपको पता ना कि जिस तरह की फौज की हमारी नाजो नखरे हैं, बड़ा मुश्किल है उनको पूरा करना किसी भी सिविलियन गवर्नमेंट के लिए। जो हालात इस वक्त बने हुए हैं वो तो सूरत हाल ऐसी है कि दो डिफरेंट, जिस तरह आप कहते हैं स्टेट, टू डिफरेंट स्टेट्स, एक मिलिट्री और एक सिविल नजर आती है कि फौज एक और सोच रख रही है और सिविल गवर्नमेंट जो है एक और सोच रख रही है। सिविल गवर्नमेंट का जो इशू है सिर्फ इस वक्त वो NRO और मेमोगेट है। अब इसके ऊपर अगर प्राइम मिनिस्टर, मुझे तो लग रहा है इनकी बात से कि शायद उनको फौज से वो खतरा नहीं है, उनको शायद सुप्रीम कोर्ट से खतरा है, जिसका जो तकरीर में जिक्र भी किया। जी बिल्कुल, कि कंटेम्प्ट का उनके ऊपर अगर चार्ज बन जाता है, जिस तरीके से सुप्रीम
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो है एक ऑनेस्ट आदमी उन वादियों नजर में नजर नहीं आते, तो ये मेरा ख्याल है उनको ज्यादा खतरा सुप्रीम कोर्ट से है। जी हवाला भी दिया। राना साहब आपका बहुत शुक्रिया, उम्मीद है आप हमें कोई अच्छी खबर जो है वो इस्लामाबाद से सुनाएंगे। आपको हमारे साथ फोन पे बात करने का बहुत शुक्रिया। यार साहब, राना कैसर साहब का भी आपने एनालिसिस सुना, आपने प्राइम मिनिस्टर साहब की तकरीर भी सुनी, और उसके बाद जो एक सूरत हाल बन रही है, ये तब थोड़ा मुझे कुछ ठीक लगा कि फौज से ज्यादा इस वक्त उनका जो फोकस है वो अदलिया है। यहाँ देखें, बात यह है कि जो चीज़ें वज़ीर आज़म साहब ने अपनी तकरीर में आज नहीं कही, वो यही था कि मसलन कि जी हमने फैसला कर लिया है कि अपने स्विस गवर्नमेंट को लेटर लिखना है। अच्छा, अदलिया का एहतराम करते हैं, हम ये जो मेमो गेट पे जो फैसला है उस पर उसको कबूल करेंगे, या कोई ना कोई इस किस्म की बात होती है। लेकिन वो ख़तरा तो अपनी जगह बरकरार है, और वो अगर इलेक्शन कॉल भी हो जाते हैं, जैसे कहा जा रहा है कि जी ये सेनेट के इलेक्शन के बाद नेशनल इलेक्शन जो है वो जनरल इलेक्शन हो जाएंगे, वो मामला जो है अक्टूबर तक नहीं जाएगा, बीच में बजट भी आ रहा है, वो भी देखें आप। लेकिन उसके बावजूद जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं वो किस तरह तब्दील होती हैं कि जरदारी साहब जो हैं, अगर उनको भी ये मेमो गेट में लपेट लेते हैं, जो कि टारगेट वो हैं, इसमें कोई, मैं समझता हूँ कि अगर मामला डिफ्यूज़ होना चाहता है हक़ानी के इस्तीफे से, तो वो अब तक डिफ्यूज़ हो चुका होता। तो अगर इस तरह के तरफ मामला जाते हैं तो मुल्क मुतहम्मल हो सकता है इस किस्म की बड़ी ही डिवाइसिव किस्म की माजराई का। और उस सूरत में जरदारी साहब जो हैं उनको इम्यूनिटी भी हासिल नहीं रहती जिसको वो क्लेम कर रहे हैं पाकिस्तान में। लेकिन जो लीगल एक्सपर्ट हैं, जिस तरह एतजाज़ हसन साहब हैं, जो उनके आजकल हवारी भी हैं, पीपल्स पार्टी के रुकन भी हैं, बड़े काबिल वकील हैं, और उन्होंने सैल्यूटरी रोल अदा किया उन्होंने जस्टिस इफ्तिखार की बहाली के ज़मन में। वो ये कहते हैं कि जी आप ख़त लिख दें, आपको यहाँ तो इम्यूनिटी का जस्टिस इफ्तिखार या की क्वेश्चन करें, स्विस कोर्ट्स में आपको सॉवरन इम्यूनिटी हासिल है। तो ये क्यों यहाँ पे वैसे मेरा सवाल बनता है, एतजाज साहब से भी ये बात पूछी जा सकती है। सबसे पहले सॉवरन इम्यूनिटी की उन्होंने बात की, उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया में कोई 190-92 लोग हैं हेड्स ऑफ स्टेट के बारे में जिन्हें सॉवरन इम्यूनिटी हासिल है। अगर सॉवरन इम्यूनिटी हासिल है तो क्या उसको क्लेम करने की जो है वो ज़रूरत है, लिखना पड़ेगा? ये तो जरदारी साहब के लीगल एडवाइज़र्स और स्विस कोर्ट ही बता सकता है, हम तो इस पर कोई नहीं दे सकते। लेकिन हो सकता है लिखना पड़े या वो ऑटोमेटिक हो, लेकिन अगर वो मौजूद है तो दिस इज़ द रिस्क वर्थ टेकिंग, बजाय के मामलात जो हैं वो इस हद तक चले जाएं कि वो इनका ज़्यादा नुकसान हो फ़ायदा होने की बजाय। जी बिल्कुल ठीक है, लेकिन मतलब वो आर्टिकल 248 कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है, उसको भी एक जुडिशियल इंटरप्रिटेशन की कुछ जो है कानूनी माहिरीन कहते हैं ज़रूरत है, कुछ कहते हैं जब ये आइन में है तो फिर इसकी इंटरप्रिटेशन की ज़रूरत क्या है। तो दोनों तरफ ही मेरा ख्याल है क्लेम करने की तरफ शायद हुकूमत गौर करे कि जी सरवर साहब, मुल्क में जो माहौल बन चुका हुआ है वो ये है कि अदलिया बरसर पैकार है। अब ये जो NRO के बहुत सारे केसेस हैं, 8000 से कुछ ज़्यादा हैं, सिर्फ 35 सियासतदान हैं। जी जी बिल्कुल। एक वो है, एक मेमो गेट है, फौज से मेमो गेट के हवाले से। और मैं उससे पीछे भी चला जाऊंगा कि ये जो चल रहा है मामला, ये 2 मई से भी पहले रेमंड डेविस को ले लें आप, जो 1 साल पहले हुआ था वाक़या, फिर ये आ गया 2 मई वाला वाक़या ओसामा बिन लादेन का, ये वाटरशेड हैं। और फिर ये जो आजकल अमेरिका से तल्लुकात की जो नोयत है, तो फ़ौज और सिविलियन गवर्नमेंट का भी एक चल रहा है। तो इस सूरत में इतने ज़्यादा महाज जो हैं ये हुकूमत ने खोले हुए हैं, इनको किसी ना किसी तरीके से डिफ्यूज़ करना चाहिए। अब देखिए, अब तो सितम शरीफी ये है कि चौधरी शुजात भी कहते हैं कि बूटों से नहीं वोटों से फैसला होगा। बूटों की छाँव में हुकूमत भी की उन्होंने 5 साल। हाँ 5 साल हुकूमत की, और अब उनके ख्यालात जो हैं वो चलें, थोड़ी सी कोई मस्बत तब्दीली भी आई। एक बात तो है कि मतलब ये अभी राना कैसर साहब भी बात कर रहे थे, अक्सर ये बात की जाती है कि हुकूमत के पास डिलीवर करने के लिए, जब इलेक्शन में जाएंगे लोगों को बताने के लिए क्या है। अवाम भी परेशान, अदलिया भी इस हुकूमत से परेशान, फौज भी इस हुकूमत से परेशान। आपने भी कहा कि जी बहुत सारे फ्रंट्स जो हैं ओपन किए हुए। मेरा सवाल ये है कि इतने सारे जब दबाव हो, इतना सा दबाव हो हुकूमत के ऊपर, तो आप समझते हैं कि यकसुई से कोई काम किया जा सकता है? सरवर साहब नहीं,
यकसुई से, ये तो फायर फाइटिंग करने के लिए है ना। जी और लगता है कि हुकूमत से लोग बोर भी हो गए। हमारे यहाँ आदत नहीं है ना, हम हमारी जो अपर क्लासेस मिडिल क्लासेस हैं और जो हमारा जो पढ़ा लिखा तबका है, हमारा कल्चर जो है इतना, कोई कहते तो हैं हम जमहूरियत, लेकिन हम शॉर्टकट्स मारने के लिए बड़े तैयार रहते हैं। अभी भी हम कहते हैं किसी तरीके से इस हुकूमत की छुट्टी हो, चाहे वो आइनी हो या वो दरिया के ज़रिए हो। पहले फ़ौज के ज़रिए हो जाती थी, प्रेसिडेंट ऊपर बैठे होते थे। वो जहांगीर करामत साहब जब आर्मी चीफ थे जी उस ज़माने में, और जगारी साहब थे प्रेसिडेंट, और बेनज़ीर साहबा प्राइम मिनिस्टर थी। जी तो मुझे याद है कि फ़ौज सेकंड टाइम की बात कर रहे हैं मोहतरमा। फ़ौज की आला क़यादत ने कहा, ये 96 की बात है शुरू की, जी मेरी उनसे भी याद अल्लाह थी और अब भी है, कि भाई ये बड़ा मामला ख़राब है, इंडिया और पाकिस्तान का गैप बढ़ता जा रहा है बहुत इकॉनमी में, और हमारी इकनॉमिक टीम बेनज़ीर के होते हुए भी कोई, मतलब पीपीपी हमेशा भी कोई गवर्नेंस के मामले में इतनी कोई ब्रिलियंस नहीं शो की। लेकिन असला मसला ये है कि जब मार्च में इंतखाबात हों सेनेट के, तो ये जरदारी साहब बहुत ताकतवर जो है, जरदारी साहब उसको प्रेसिडेंट नहीं थे बाय द वे, कुछ भी नहीं थे। हाँ कुछ भी नहीं थे। तो हुकूमत ताकतवर हो जाएगी बहुत। आज भी मार्च जो है वो ये किस्म का वाटरशेड बना हुआ है। कल सुप्रीम कोर्ट ने एक और हुक्म दिया है कि भी ये इलेक्शन कमीशन जो जल्दी से, बड़ा झाड़ा है उनको को जल्दी से लिस्टें तैयार करें, कि भाई सारा स्टेज सेट हो जाए कि अगर फ़र्ज़ करें स्नैप इलेक्शन कराने हो तो कराए जा सकें। और ये भी वैसे कोई थोड़ी सी अनयूजुअल किस्म की ऑब्जर्वेशन नहीं है कि मतलब आप फरवरी तक ये इलेक्टोरल रोल्स जो हैं वो तैयार कर सकते हैं। आपको ये अगर इलेक्शन जल्दी हो, मतलब इस तरह की सूरत हाल में तो एक ये फिजिकली इम्पॉसिबल भी है, और मियाँ साहब जो है उनको पता है कि इम्पॉसिबल है, वो चाहते हैं कि जल्दी इलेक्शन हो। इमरान खान साहब चाहते हैं कि नए वोटर आएँ और ये लिस्टें बन जाएँ। इमरान खान साहब का मफाद ये है कि उनको कोई टाइम मिल जाए, वो कंसोलिडेट कर लें। मियाँ साहब उससे परेशान हैं। फिर अदलिया का एक और बड़ा जो डिटेल जजमेंट आया मेमो गेट के ऊपर, उसकी मेंटेनेबिलिटी पर, उसमें उन्होंने ये कहा कि जी इसमें जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो हो जाते हैं, उनके ऊपर ख़तरा पड़ जाता है जब मुल्क की सोवरेनिटी के ऊपर ख़तरा, और मेमो गेट से मुल्क की सोवरेनिटी और इंटेग्रिटी को ख़तरा है। अब ये इस तरह की वाइडर इंटरप्रिटेशन है कि इसके ज़रिए तो आप फिर जिस मर्जी चीज़ पे, पहले जो काम सदर साहब करते थे अब अदलिया कर रही है। जी जारी साहब, हम अपनी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। नाज़रीन, यहाँ पे लेंगे हम एक छोटा सा ब्रेक से जब वापस आएंगे तो हमारे साथ होंगे आईबी के साबिक सरबराह ब्रिगेडियर इम्तियाज़ साहब। आप हमारे साथ रहिए। मीडिया में आने का मुझे शौक नहीं है, मीडिया में आने का हुसैन हक्कानी को शौक हमेशा रहा है। मई 1988 में जुनेजो साहब भी चीन के दौरे पे थे, तो चीन के दौरे से वो लैंड किया तो उनको सैक कर दिया।